हो या ना हो, लेकिन जिंदगी महान होनी चाहिए। इस बात को बाबा साहेब अम्बेडकर ने बखूबी देश को बताया। बड़की महुआ गांव के तमाम माताओं बहनों और यहाँ पर सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक वृंद एवं सभी वरिष्ठ गणों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुबह से अभी तक मैं 3 कार्यक्रम को मैं अटेंड कर चुका हूँ और ये तीसरा कार्यक्रम है। यहाँ से फिर मुझे एक कार्यक्रम में और भी जाना था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर हो गई और उसके बाद यहाँ से फिर दूसरे कार्यक्रम में मैं तो कहीं नहीं जा सकूँगा। खैर, आज उन शख्सियत को हम सभी यहाँ पर याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये पूरा देश याद कर रहा है, पूरा विश्व याद कर रहा है। हमारे देश के अर्थात भारत के वीर सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को भारत की इस पवित्र भूमि पर हुई थी। हमारे देश के संविधान के शिल्पकार, ये संविधान के ही सिर्फ निर्माता नहीं थे, समाज के भी निर्माता थे। एक राजनीतिज्ञ, एक अर्थशास्त्री, एक समाजशास्त्री, एक विद्वान, जितने भी सारे शब्दों से इनकी तुलना की जाए वे शब्द कम पड़ जाएंगे इनकी विराट व्यक्तित्व के सामने। यहाँ पर इस कार्यक्रम में अधिकांशतः हमारे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं और कई सारे विद्यार्थीगण हमें यहाँ पर लोग जानते हैं। विद्यार्थियों ने ही मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया कि सर आप इस कार्यक्रम में अवश्य आइएगा। और आज भी हमारे पास हमारे कोचिंग सेंटर में यहाँ के बहुत सारे विद्यार्थी छात्र छात्राएँ जाते हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। उनके द्वारा आमंत्रित उनके आग्रह को मैंने स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के संविधान के शिल्पकार, जो उनके विचार जितने भी हैं उन सभी विचारों को अगर समाज के वर्ग के लोग अगर आत्मसात कर ले तो समाज इनका ऋणी हो जाए। लेकिन शायद ही इनके विचारों को शायद कितने प्रतिशत लोग मानते हैं मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मानना शुरू किया है। इस चीज के लिए मैं सैल्यूट करता हूं इस समाज को। मैं डॉक्टर अंबेडकर के बचपन की जीवनी के बारे में आप सबों को मैं बताना चाहूंगा। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी, इनके पिताश्री सूबेदार थे। सूबेदार का मतलब होता है सेना में एक पद होता है, उस पद पर इनके पिताश्री काम करते थे। ये उस वक्त की बात है, आज से लगभग 110 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले की ये सारी बातें हैं, जब उस दलित समाज के वर्ग के लोगों को, अछूत वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। वे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय कैसे पहुंच गए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके पिता सेना में सूबेदार के पद पर थे। तो सूबेदार के पद पर होने के कारण, इनके प्रभाव को होने के कारण, इनका प्रभुत्व होने के कारण किसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर को विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल गया, क्योंकि उनके पिताजी सेना में एक उच्च पद पर थे। अंबेडकर का तो विद्यालय में तो नामांकन तो हो गया। उनके माताजी ने, उन्हें बड़ी टेंशन हो गई, उन्हें बड़ी चिंता हो गई अपने बच्चे को लेकर के। किसी भी माता बहनों को अपने बच्चे को लेकर के चिंता होती है कि नहीं? उनकी माता को यह चिंता हो गई कि हमारे समाज के लोगों को विद्यालय में पढ़ने का अधिकार नहीं है। आखिर हमारे बच्चे को विद्यालय में कितना तिरस्कार झेलना पड़ेगा, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ेगी, कितने छुआछूत की भावना झेलनी पड़ेगी। ये बहुत सारी बातें उन्होंने कही। खैर
विद्यालय में उनका एडमिशन हो गया। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय में एडमिशन लेने के बाद उसे स्कूल के क्लास में सबसे नीचे पंक्ति, सबसे नीचे पायदान पर उन्हें बैठने के अवसर दिया जाता था और वैसे स्थान पर वो बैठते थे जहां पर सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे लोग जूता चप्पल खोल करके रखते थे। उस स्थान को वहां पर वे जूता चप्पल को हटा करके वहां पर वे एक चटाई बिछा करके घर से लाते थे और फिर से वो अपने चटाई को बैग में बंद करके फिर से वो अपने घर को ले जाते थे। वैसे स्थान पर उनको पढ़ने के लिए दिया जाता था। कितनी विडंबना वाली बात है कि हमारे समाज में उस वक्त कितना छुआछूत की भावना प्रकाष्ठा पर थी, कितनी भेदभाव की अवसर था उस वक्त, इतने ज्यादा भेदभाव थे, ऊंच नीच का इतना ज्यादा भावनाएं थी उस वक्त कि डॉक्टर अंबेडकर जब विद्यालय में जब पढ़ते थे उन्होंने अपनी कलम से, अपने हाथों से, अपनी पुस्तक में उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि विद्यालय में जब मुझे प्यास लगती थी तो मुझे प्यासा रहना पड़ता था। प्यासा इसलिए रहना पड़ता था क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ये स्वयं इस बात को लिखा था कि अगर जिस दिन स्कूल का चपरासी जिस दिन अनुपस्थित रहता था उस दिन डॉक्टर अंबेडकर को अगर प्यास लगती थी स्कूल में तो उन्हें प्यासा रहना पड़ता था, क्योंकि वे अछूत कहलाते थे। उन्हें पानी लोग नहीं देते थे, उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, नल या कुआं या घड़े से पानी निकालने का उसका कोई अधिकार नहीं था। वे घड़ा से पानी नहीं निकाल सकते थे, पात्र अछूता हो जाता, वो स्कूल में प्यासे रह जाते थे। इस बात को डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं इस बात को कहा। आपको जान करके आश्चर्य होगा, अगर उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके इतिहास के बारे में अगर बातें की जाने लगे तो सारी रातें कम पड़ जाएगी, शब्दों की कमी पड़ जाएगी, लेकिन उनके बारे में पूरी बातें नहीं, 10% या 2% तक भी बातें नहीं पूरी हो सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप शारीरिक रूप से मजबूत रहो या न रहो, आर्थिक रूप से मजबूत रहो या न रहो, लेकिन बौद्धिक रूप से आपको, मानसिक रूप से आपको मजबूत रहना ही पड़ेगा। अगर आप मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से अगर मजबूत रहते हैं तो समाज के किसी भी वर्ग के लोग आपका शोषण नहीं कर सकता है। आज सवाल उठता है कि आप बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से आप सशक्त कैसे हो सकते हैं? तो उनका कहना था कि एकमात्र उसका रास्ता है, आपको शिक्षा अध्ययन करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आपको सशक्त होना ही पड़ेगा। अन्यथा आज भी वर्तमान समय में आप देखते हैं दलित समुदाय का आज भी बहुत जगह जगह पर शोषण किया जाता है और वे शोषित होते हैं। मैं सरकार को भी दोषी देता हूं इसके लिए, लेकिन मैं उस समाज के लोगों को भी दोषी देता हूं जिन्होंने इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी अगर शिक्षा को अभी भी वे स्वयं दर्जे का अगर वो स्थान देते हैं, और जब तक वे हर एक समाज का शोषण होता रहेगा, जिस समाज में शिक्षा की कमी रहेगी वह हर एक समाज, चाहे नीच वर्ग का, चाहे मध्यम वर्ग का, चाहे उच्च वर्ग का, समाज हर वर्ग के लोगों को शोषण करता है, क्योंकि उसका मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से वह कमजोर होते हैं। इन सारी चीजों से बचने के लिए आप सबों को शिक्षा और पेन आपको पकड़ना ही पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, अगर आपके पास 2 रुपया है, कितना? 2 रुपया। अपनी कलम से उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, अगर आपके पास 2 रुपया है कि 1 रुपया की रोटी खरीदनी, रोटी आपको भूख मिटाने में काम आएगी, लेकिन दूसरे रुपये से आप किताब अवश्य खरीदिए, क्योंकि किताब रूपी ज्ञान से आपको शोषण होने से जिंदगी भर आपको बचाएगा। डॉक्टर अंबेडकर का ये कथन है। आपको जान करके आश्चर्य ये भी होगा कि डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा के प्रेमी थे, पढ़ने की काफी ज्यादा शौकीन थे, रात भर पढ़ाई करते थे, रात भर पढ़ाई करते थे। जब सुबह होता था तब 2 घंटे वह बमुश्किल वो सोया करते थे, कहीं पर भी वे घूमने के लिए जाया करते थे। तो शाम को वापस आते वक्त उनके हाथ में 2-4 किताबों का बंडल अवश्य होता था। वे किताब के प्रेमी थे, वे शिक्षा के प्रेमी थे। आप ये नहीं जानते होंगे
कि जब उनका देहावसान हुआ, जब उनकी मौत हुई थी, उनके निजी पुस्तकालय में, उनके अपने निजी आवास पर, निजी घर में, जहां पर वो बैठ करके पढ़ा करते थे, 35,000 किताबों का संग्रहण था उनके घरों में। आप जान सकते हैं कि 35,000 पुस्तकों का संग्रहण उनके घर में। कितने बड़े वे शिक्षा के प्रेमी थे। 35,000 पुस्तकें बड़े बड़े पुस्तकालय में और बड़े बड़े किताब की दुकानों में भी आपको नहीं दिखाई देती। 35,000 पुस्तकों की आप गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं कि 35,000 पुस्तकें उनके घरों में। इतने सारे पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं। समय बहुत कम है, यहाँ पर जितने भी सारी चीज़ें हैं, मैं उन्हीं सारी बातों को मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की जिस बात को आप समझ सकते हैं। कई सारे विद्यार्थी लोग हैं, माताएं बहनें हैं, वे जो आप हल्की बातों को समझ सकते हैं। मैं डॉक्टर अंबेडकर के उन गहरी बातों को तो मैंने टच भी नहीं किया है, हमने छुआ भी नहीं है, क्योंकि आप उन सारी बातों का भी आप नहीं समझ सकते हैं। उन सारी चीज़ों को मैंने समझाने की कोशिश किया है आप लोगों को, जो आप लोगों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आपको आवश्यकता है। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये उनकी डॉक्टर अंबेडकर की एक बहुत बड़ी फेमस, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी की एक पंक्ति है, जो उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा रूपी दूध को, शेरनी रूपी दूध को पिया आज से 110 वर्ष पहले, और अपने समाज को सींचा। आज जो आप अपने समाज में, आप अपने किसी भी वर्ग के साथ अपने समाज में इतना छाती ऊंचा करके और जो दहाड़ते हो, वो डॉक्टर अंबेडकर की देन है, डॉक्टर अंबेडकर की देन। इसलिए उनके पद चिन्हों पर चल तो रहे हैं, लेकिन आपको उनके पद चिन्हों को आत्मसात करने की भी आपको आवश्यकता है। आप अभी इसलिए दहाड़ पाते हो क्योंकि दहाड़ने का अवसर उन्होंने दिया है, आपको ये आंखें खोली है, उन्होंने खोली। इसलिए भारत की धरती धन्य है, भारत की धरती माँ धन्य है कि हमारे देश में इतने महान महान महापुरुषों की जन्म हुआ है, और उन महापुरुषों के पद चिन्हों को पकड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतना ही बात को कह करके मैं अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री मदन सर को।